चलिए, जैसा हमने पढ़ा था, शेयर इज बेसिकली गिव्स यू ओनरशिप राइट। शेयर की दो कैटेगरीज आपके पास बताई थी, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स को बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में दिखाया जाता है। जो शेयर फोरफिट हो गए उन्हें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं अगर बच गया पैसा, और अगर नहीं ट्रांसफर कर पाए तो उन्हें क्या करते हैं, फोरफिटेड शेयर करके सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में दिखाया जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस किए थे जिसमें बैलेंस शीट बना के दिखाई थी, मल्टीपल स्टेज पे प्रीमियम की बात करी थी। डिबेंचर ऑन द कंट्ररी, ये आपके लिए क्या होता है, डिबेंचर आपके लिए क्या होता है, लोन डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट सिग्निफाइंग सर्टिफाइंग लोन टेकन बाय अ फर्म, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं। डिबेंचर इशू होता है और डिबेंचर का रिडम्पशन होता है। डिबेंचर का इशू और रिडम्पशन पहले सिलेबस में था, आज से 6-7 साल पहले। 2 साल पहले तक सीयूटी एग्जाम में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आता था, बट आई यूज टू एडवाइस बच्चों को छोड़ दो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लोगों को, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक फॉर स्टूडेंट्स। ये काफी वास्ट टॉपिक था, लेकिन अब क्या कर दिया, सीयूटी से हटा ही दिया उसको। अब आप ग्रेजुएशन में जब जाएंगे और कॉर्पोरेट कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, वहां जाके आपको दिखेगा डिटेल में। पर एनीवे, अभी तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट बन के दिखाया जाता था कि जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, थियोरी दिखा रहा हूँ, सब एनसीईआरटी से उठाकर एज इट इज रखिए, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं इसमें। एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी पढ़ना पड़ जाए तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो डिवेंचर डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड डेबेरे, ये जो लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, फ्रेंच से, स्पेनिश से, ये सीयूटी वाले क्वेश्चंस होते हैं। सीबीएसई में नहीं पूछा जाता कि डिवेंचर डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। सीयूटी में देयर इज एन ओपन थिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं हम आपसे। अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। जब हमने कंपनी की फीचर पढ़ी थी तो पढ़ा था कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील होती है, यानी कि एक स्टैम्प होती है विच एक्ट एज ए सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी ऑन ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि कंपनी क्या है, एक क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी है, लीगल एंटिटी है, तो कैसे साइन करेगी वो, सील से साइन करेगी। तो क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंट, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिपेमेंट। अब एक बात समझिएगा, जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर का रिडम्पशन पहले तो होता ही नहीं है। इक्विटी शेयर तो रिडीम ही नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीमेबल हुए तो रिडीम होंगे। तो कोई भी लोन अगर आप लेते हैं, लोन के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि लोन कितने दिनों में वापस होगा। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में, रिटर्न कंसेप्ट में एक चीज लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है चीज, देखिए जरा। इट इज ड्यूली मेंशन कि कॉन्ट्रैक्ट होता है रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। जनरली डिवेंचर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के माने जाते हैं, शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एट द टाइम ऑफ इशू। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। इस पर जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स रेट से होता है, फिक्स रेट से। और वो यूजुअली कहाँ होता है, हाफ ईयरली होता है या ईयरली, या कोई फिक्स डेट होती है उस पे होता है। सितंबर 30 को दे देंगे, मार्च 31 को दे देंगे डिवेंचर इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड चीजें चलती हैं। अगर मैं बड़ा बड़ा बताऊं आपको कि इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, हम पढ़ेंगे नंबर 2 टाइप्स, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 3 पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। नंबर 4 पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 4 पढ़ेंगे हम, नंबर 3 हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नंबर 5। नंबर 5 हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल, कोलैटरल सिक्योरिटी, ऐसे। नंबर 6 पे पढ़ेंगे हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अदर देन
अदर देन कैश, जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था। और नंबर 7 पढ़ेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है। और जब हम इसको पढ़ते हैं ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश, यहाँ हम लोग इनफैक्ट एक और कर लेते हैं हम यहाँ पर, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रोमोटर्स एंड अंडरराइटर्स, ये भी पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स में हम लोगों ने, प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स को। ठीक है। नंबर 8 में हम लोग लिख रहे हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये पहला फेज जो आपके पास है वो डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स है, वो थियोरेटिकल चीजें हैं। बाकी सब में प्रैक्टिकल चलता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। डिवेंचर इशू करते हैं कैश से, कंसिडरेशन अदर देन कैश से, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिवेंचर में एक चीज खास हो जाती है कि इट इज इशूड एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट एज वेल, ये भी चलता है इसके अंदर। ठीक है जी। तो देखिए, अब आ जाते हैं हम अपने थ्योरेटिकल पार्ट पे। सेक्शन 32, ये इसको याद रखना है। डिवेंचर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ध्यान रखना। डिवेंचर के अंदर डिवेंचर इन्वेंट्री, ये डिवेंचर स्टॉक वाली इन्वेंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ये टॉकिंग अबाउट डिवेंचर इन्वेंट्री। डिवेंचर इन्वेंट्री का मतलब क्या बनेगा कि भाई लिस्ट बना रखी है आपने, और जैसे हम करते हैं ना कि कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने स्टॉक की कि साल के आखिर में कितना है, इतने नंबर ऑफ डिवेंचर्स है। जैसे देखिए, डिवेंचर के साथ ना एक प्रीफिक्स लगता है, 5%, 10%, 8%, 9%, 7%। We have 10% debentures, we have 12% debentures, we have 5% debentures, we have 6% debentures। वो सबका क्या, एक लिस्ट बना के, एक क्या पूरा डिटेल बना के, वो डिवेंचर इन्वेंट्री कहलाती है। बॉन्ड्स, डिवेंचर और बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है मैं बताऊंगा आपको। कोई भी और सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। अभी हम पढ़ेंगे ये चार्ज का क्या मतलब होता है, अभी आएंगे चार्ज का मतलब ये बताऊंगा आपको भी। ठीक है जी। तो डिवेंचर के बारे में सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 भी आ गया। डिवेंचर जो होता है उसके अंदर डिवेंचर इन्वेंट्री, बॉन्ड, कोई भी अदर सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, अदर देन शेयर्स, एनीथिंग विच इज सिग्निफाइंग अ लोन, वो सब इसके अंदर कवर होता है। कोई हाइब्रिड सिक्योरिटीज भी हो सकती है, जिसमें आपको बोले कि जिसमें डिवेंचर और शेयर दोनों का ही इनपुट दिखे, लेकिन वो बहुत हायर लेवल पे होती है, सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ते हैं उसके बारे में। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने अपने आप को यहीं तक रेस्ट्रिक्ट करा है। अब थोड़ा और ऊपर चले जरा, अभी बात करते हैं किसकी, बॉन्ड की। ठीक है। बॉन्ड क्या है जरा देखिए, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट। तो फर्क क्या होता है जरा समझिएगा, बॉन्ड और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ देखिए, डिवेंचर जो होगा, जब हम डिवेंचर बोलेंगे तो डिवेंचर के साथ क्या होगा, प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स। वो होता है 10%, 12%, 8%, एटसेट्रा। ये प्रीफिक्स क्या होता है, ये चीजें क्या होती है पता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, कूपन रेट। क्या बोला जाता है इसे, कूपन रेट। कूपन मालूम है क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गिफ्ट कूपन्स होते हैं, जैसे आपके यहाँ पर क्या होता है, विंटर कार्निवल होते हैं, उसके कूपन मिलते हैं आपको। विंटर कार्निवल नहीं अपने स्कूल के अटेंड करा आपने, जिन्हें टिकट बोलते हैं, वो बेसिकली कूपन होते हैं। ठीक है, फिर वो कूपन लकी ड्रॉ में डाले जाते हैं, और जिस दिन कार्निवाल का एंड दिन होता है, उस दिन ड्रम घुमा के वो कूपन निकाले जाते हैं, और लकी ड्रॉ निकलता है, विनर को विनर फिर डिक्लेयर करते हैं, ऐसा करके चलता है। अलग अलग जगह के अलग अलग कार्निवल्स में अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस होते हैं। तो ये कूपन रेट होता है। अब जरा समझिएगा, कूपन रेट मतलब ये डिबेंचर है, कंपनी इन डिबेंचर पे 10%, 12%, 8%, 6%, वट एवर इट में भी इंटरेस्ट देगी। फिक्स है रेट इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड का रेट फिक्स होता है ना, या इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है। तो ये बात समझ में आई। लेकिन फिर बॉन्ड क्या चीज होती है, बॉन्ड क्या होते हैं पता है, बॉन्ड ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिन पे कूपन रेट होता ही नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि आरबीआई के बॉन्ड है, आरबीआई के बॉन्ड है, डिफेंस बॉन्ड है मान लो। अब इसका डिनोमिनेशन कितना होता है, 25,000 रुपए का होता है। ये एक बॉन्ड जो होता है, ये 5,000 के मल्टीपल्स में होते हैं। एक बॉन्ड की कीमत 25,000 रुपया है। ये इस बॉन्ड की क्या है, फेस वैल्यू है। क्या बोला इसको हम लोगों ने, फेस वैल्यू बोला। अब ये फेस वैल्यू का इश्यू हो गया, इशूड एट रुपीज 22,000।
तो ये इशूड किस पे हुआ? डिस्काउंट पे इशू हुआ। आरबीआई बोलते हैं कि हम तुम्हें 25,000 का जो बॉन्ड है, डिफेंस बॉन्ड है, या सोवरजिन गोल्ड कोई भी बॉन्ड है, उसे हम आपको 22,000 में दे रहे हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद जब हम आपको पैसा देंगे मेच्योरिटी पे, मेच्योरिटी, एट मेच्योरिटी, रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब क्या हो गया? इसका पैसा वापस मिलेगा। कितने पे? ₹25,000 मिलेगा। तो मुझे बताइए, जब आप खरीद रहे हैं तो आरबीआई को 22,000 रुपए दे रहे हैं, और जब उसका पैसा आपको मिल रहा है कितना, 25,000 रुपये मिल रहा है। तो जो 3,000 रुपये आपको मिल रहा है, ये जो डिफरेंस 3,000 रुपीज का जो हुआ डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस ₹3,000 का है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नोशनल, नेशनल नहीं बोलते, नोशनल इंटरेस्ट बोलते हैं। नोशनल मतलब छुपा हुआ इंटरेस्ट है ये, इसे नोशनल। हर डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, कुछ पे रेट दे रखी होती है, कुछ पे रेट नहीं दे रखा होता। इसीलिए इस बॉन्ड को डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? क्यों बोल रहे हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड? बिकॉज दे आर इशूड एट हैवी डिस्काउंट, दे आर मेच्योर एट फेस वैल्यू। डीप डिस्काउंट भी बोला जाता है। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? जीरो कूपन रेट भी बोला जाता है। क्यों बोले, क्या बोला जा रहा है? जीरो कूपन रेट। तो जीरो कूपन बोल रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं कुछ भी। आइए, एनसीईआरटी ने कैसे लिखा उसको है जी, है ज्यादा। ये तो सिक्योर्ड होते हैं अच्छे से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टाइप की होती हैं। ना ना ना, सरकार कैसे नहीं देगी? आरबीआई के बॉन्ड फेल हो जाएंगे तो कंट्री फेल हो जाएगी। हाँ देखिए, बॉन्ड जो होते हैं उनकी सेफ्टी डिबेंचर से ज्यादा अच्छी होती है। पहली तो बात, वो शॉर्ट टर्म के होते हैं, ठीक है, 1 साल में वापस करेंगे। तो कोई कंपनी कितनी भी गिरी पड़ी हो 1 साल में थोड़ी बर्बाद होगी। लेकिन डिबेंचर होते हैं 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, ऐसा होता है। ये ज्यादा सिक्योर होते हैं। अब आप देखिए हमारे पास, अब आपको समझ में आया कि कूपन रेट क्या है, जीरो कूपन रेट क्या है, डीप डिस्काउंट क्या है, और बॉन्ड और डिफरेंस में क्या फर्क है। तो देखिए, यहाँ देखिए, बॉन्ड इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट। ट्रेडिशनली गवर्नमेंट इशू करती है उसको, बोला आपसे मैंने। कभी कभी कंपनी इशू करती है, लेकिन सेबी के अप्रूवल के साथ इशू करती हैं। और सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशू करती हैं। द टर्म डिवेंचर एंड बॉन्ड आर नाउ बीइंग इंटरचेंजेबली। बॉन्ड इज सिनोनिम्स विद द डेट इंस्ट्रूमेंट वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट स्टेटस। देख रहे हैं क्या लिखा है यहाँ पर आपके सामने? बॉन्ड क्या है? बॉन्ड उस तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट नहीं कर रखा, रेदर द अमाउंट पेबल एट मेच्योरिटी इज स्टेटेड। इनके एग्जाम्पल हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। अभी बताया आपको डीप डिस्काउंट क्या होता है और जीरो कूपन क्या होता है। दे आर यूजुअली इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। तो उनका जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? नोशनल इंटरेस्ट कहते हैं। वो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? नोशनल इंटरेस्ट कहते हैं। जीरो कूपन क्यों बोला इसको? क्योंकि इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं होता है, ऐसा चलता है। ठीक है जी। कोई भी और इंस्ट्रूमेंट, कोई भी और इंस्ट्रूमेंट, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए बोरोइंग, जैसे क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट। जब आप फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये क्या है? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर क्या हो, कंपनी इश्यू करती है और क्या करता है वो? एविडेंस अ डेट, उसकी डिबेंचर की कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेते हैं। और डिबेंचर और बॉन्ड्स जो होते हैं, इनमें सिर्फ डिफरेंस यही होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट स्पेसिफाइड। बॉन्ड जो होते हैं वो सिर्फ डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। बॉन्ड कभी पार प्रीमियम पे इशू नहीं होते हैं। लेकिन डिबेंचर पार प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू हो जाते हैं। उस पर इंटरेस्ट क्लियर होता है, इस पे इंटरेस्ट नोशनल होता है। नहीं भाई, प्रीमियम पे कैसे रिडीम होंगे? पार पे रिडीम होते हैं हमेशा। डिबेंचर का रिडम्पशन जो होता है वो पार और प्रीमियम पे होता है, डिस्काउंट पे नहीं होता है। लेकिन बॉन्ड का रिडम्पशन हमेशा क्या होगा? पार पे होगा। भाई 25,000 का बॉन्ड है फेस वैल्यू, इशू करते समय आपने 22,000 पे इशू किया, रिडम्पशन 25, मतलब पार पे ही करोगे ना। ये देखिए, अगर इसकी वैल्यू 25,000 की थी, इसको इशू किया 22 पे, तो इशूड एट डिस्काउंट, 25 पे इसकी पेमेंट कर दी, तो रिडम्पशन एट पार हो गया ना। तो बॉन्ड्स जो होते हैं सिर्फ पार पे रिडीम होते हैं, लेकिन डिबेंचर पार और प्रीमियम दोनों पे होते हैं। बॉन्ड सिर्फ डिस्काउंट पे इशू होते हैं, लेकिन डिबेंचर पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे इशू होते हैं। तो इतना डिफरेंस काफी है जानने के लिए। और अब आगे चलते हैं। शेयर और डिबेंचर के बीच का डिफरेंस कभी कभी पूछ लेते हैं, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने।
जब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में, है ना, देयर वाज अ टॉपिक, देयर वाज अ सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, है ना, जो लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं लोग। फिर भी, फिर अब पता है बिजनेस स्टडीज का रिजल्ट लास्ट ईयर सरप्राइजिंगली पूरे एनसीआर में बहुत खराब रहा। 100 आए नहीं लोगों के। मेरे स्कूल में नहीं आया 100, जबकि 5 5 6 6 100 आ जाते थे। 99 98 99 पर अटक गए बच्चे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम तो अपने स्कूल में कितनी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए, मजा ले कोई बच्चा कर जाए काम। नहीं पढ़ता कोई। अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ओनरशिप, शेयर ओनरशिप राइट्स देता है। डिबेंचर सिर्फ डेट है। रिटर्न, डिविडेंड कहलाता है इसका। इसका रिटर्न क्या कहलाता है? डिविडेंड। शेयर का रिटर्न क्या है? डिविडेंड। डिबेंचर का रिटर्न क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। देखा ना आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर, ये प्रीफिक्स होता है रेट के रूप में। नहीं तो क्या कहलाएगा? वो नोशनल इंटरेस्ट कहलाएगा। रिपेमेंट, शेयर कभी रिटर्न नहीं किया जाता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, लेकिन डिवेंचर का एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, उस टाइम के बाद आपको उसे क्या करना पड़ता है? वापिस करना पड़ता है। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, डिवेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। सिक्योरिटी, शेयर सिक्योर नहीं होते हैं। सिक्योर्ड बाय वे ऑफ अ चार्ज, अभी थोड़ी देर में मैं मतलब बताऊंगा चार्ज क्या होता है। चार्ज इज अ टर्म, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन लिखते हैं प्री बोर्ड के पेपर में, व्हाट इज मेंट बाय चार्ज, अब पहले लिखते थे, अब तो खैर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय चार्ज, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन देना चाहूँ तो मैं लिख दूं व्हाट इज मेंट बाय चार्ज, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। भाई लोग फंडामेंटल में पहुंच जाते हैं। फंडामेंटल में बताया था ना चार्ज और एप्रोप्रिएशन वाला, और वो लिखना शुरू कर देते हैं। रेंट पेड टू पार्टनर, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन, ये टाइप्स होते हैं, है ना। ऐसा बोलते हैं चार्ज। नहीं, जब तक चार्ज शब्द फंडामेंटल के पॉइंट व्यू से क्लियरली ना बोले जाए, तब तक चार्ज का मतलब ये वाला चार्ज होता है। अभी बताऊंगा चार्ज किसे कहते हैं, है ना। ये फंडामेंटल वाला चार्ज नहीं है। अगर बोर्ड के पेपर में कभी चार्ज का क्वेश्चन आया और सिर्फ चार्ज लिखा है, इसका मतलब डिबेंचर वाला चार्ज बोल रहे हैं वो, फंडामेंटल वाला चार्ज नहीं बोलते हैं उसको। फंडामेंटल वाला चार्ज शान से लिख के आते हैं बच्चे। यूटी वाले टेस्ट में पूछ लेते हैं व्हाट इज मेंट बाय चार्ज, लिख आते हैं फंडामेंटल वाला चार्ज। बता देते हैं मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब चार्ज लिख के आते हैं। बताए थे ना लिस्ट चार्ज है प्रोविजन की, सारी चिपका के आ जाते हैं। और फिर बोलते हैं गलत क्यों है। अभी बताऊंगा क्यों गलत होता है। ये टर्म अभी हमें सीखनी है, बाय वे ऑफ चार्ज वाला। ये डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड एंड कैरी अ फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अभी बताऊंगा क्या होता है। कन्वर्टिबिलिटी, शेयर कन्वर्ट नहीं किए जाते हैं, जबकि डिबेंचर कन्वर्ट किए जाते हैं। डिबेंचर को आप नए डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो अगर कन्वर्टेबल है। डिबेंचर को आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, इक्विटी में कन्वर्ट सकते हो, प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। 12% डिबेंचर है, उसे 14% डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो। 6% डिबेंचर है, उसे 8% डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट कैन हैपन हियर। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इश्यू एट डिस्काउंट, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट कब? जब स्वेट इक्विटी शेयर्स हो। डिबेंचर तो धड़ल्ले से डिस्काउंट पे इशू होते हैं भाई, कोई रोक ही नहीं लगी है। रिस्क, शेयर होल्डर के पास ज्यादा रिस्क होता है, डिबेंचर होल्डर के पास रिलेटिवली कम रिस्क होता है, क्योंकि रेट फिक्स होता है और वो सिक्योर्ड भी होते हैं। प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट, इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी, पहली प्रायोरिटी किसकी होती है? थर्ड पार्टी की। डिबेंचर की पेमेंट पहले जाएगी, फिर प्रेफरेंस शेयर की जाएगी, फिर इक्विटी शेयर होल्डर की जाएगी। ये किसकी, ये क्या है आपका डिफरेंस था किसके बीच में? शेयर और डिबेंचर्स के बीच में। ठीक है जी, चलिए आगे जरा। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स या बॉन्ड आपके सामने बोले गए हैं अब, है ना। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स या बॉन्ड, बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, ये इस तरह से बनाने में चुन चुन के करना, टेबल बनना। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर है बॉन्ड, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से, मोड ऑफ रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स है ना। सीयूटी में क्वेश्चन पूछता, फ्रॉम द टाइप्स ऑफ व्यू, फ्रॉम द टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिवेंचर। अब टेन्योर के हिसाब से रिडीमेबल इरिडीमेबल बोल दिया, तो क्वेश्चन में नंबर 1 रिडीमेबल, नंबर 2 इरिडीमेबल, नंबर 3 सिक्योर्ड, नंबर 4 कन्वर्टेबल, नंबर 5 रजिस्टर्ड। फिर आंसर में ऑप्शन आता है, कौन सा? हाँ, ये वाला ना। हाँ, मैं भी एनसीईआरटी देख के बता दूंगा आपको।
हाँ कोई बात नहीं, एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार। शी हैज अ वैलिड पॉइंट। मैं देखूं जरा। हाँ यहाँ। अभी देखें जरा एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एक छोटा सा पॉइंट अभी निकल के आया बच्चे का। यहाँ देखिए, ये आपका एनसीईआरटी चल रहा है। डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर और डिबेंचर आ गया। यहाँ देखिए। अब आइए देखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टेन्योर क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, देखो जरा। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल इरेडीमेबल होता है। क्या चीज बेटा? टेन्योर मतलब टाइम पीरियड। ये लिखे हैं आपके सारे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, कन्वर्टेबिलिटी, कूपन पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या लिखा आपका, और रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये लिखा है इसने यहाँ पर, ये रहा। देख लीजिए जरा। ये एनसीईआरटी को मैंने फॉलो किया है। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से और टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए ध्यान रखना, आपकी बुक में क्या लिखा है दिखाओ जरा। हाँ, उन्होंने वो टेन्योर कैटेगरी हटा दी। ठीक है। लेकिन वील गो फॉर द एनसीईआरटी, मैं टीएस ग्रेवाल को लेकर नहीं चलूंगा। आई मूव एज फॉर एनसीईआरटी। ठीक है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी चलेंगे, वही सीबीएसई वाले रेकमेंड करते हैं, वही सीयूटी में चलेगा। एंड दे आर मोर ऑथेंटिक। पढ़े लिखे लोग बनाते हैं इसे, समझदार बनाते हैं, बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं। तो चलिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोले, सिक्योर्ड या मॉर्गेज, अनसिक्योर्ड या क्या, क्या पढ़ेंगे इसको? नेकेड डिबेंचर्स, वैसा पढ़ते हैं। ठीक है। टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल, इरेडीमेबल या परपेचुअल। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल की दो कैटेगरी, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल। कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट रेट, और वो स्पेसिफिक रेट। रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड या बेरर डिबेंचर्स। ये कैटेगरीज हैं। ये सब है, ये मिलेगी शीट आप लोगों को, यू विल गेट इट। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब आई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। चार्ज क्या चीज होती है जरा देखें जरा, अभी बात करी थी ना हमने चार्ज की। ये रहा। चार्ज मीन्स सिक्योरिंग द लोन बाय मॉर्गेजिंग स्पेसिफिक एसेट्स टुवर्ड्स द लोन। यानी कि जब हम कोई लोन ले रहे हैं और लोन लेते समय किसी एसेट्स को मॉर्गेज करते हैं, तो वो एसेट्स जो हमने मॉर्गेज करती है करिए, वो कहलाती है चार्ज टुवर्ड्स दैट लोन, चार्ज टुवर्ड्स दैट डिबेंचर। सिक्योर्ड बाय अ चार्ज मतलब मैंने 10%, 10 लाख के डिबेंचर इशू करे, और उसके बदले में क्या कर दिया, क्या मॉर्गेज कर दिया, 15 लाख का अपना एक प्लांट मॉर्गेज कर दिया। तो वो जो 15 लाख का प्लांट मैंने मॉर्गेज करा, वो चार्ज कहलाएगा। ठीक है जी। It means if the company does not meet its obligation, the lender can get his or her payment from the realization of the mortgage assets in case of winding of the company from the official liquidator. डिवेंचर इशू कर दिए, सिक्योर डिवेंचर्स हैं, उनके अगेंस्ट एक 15 लाख का प्लांट हमने क्या कर दिया, मॉर्गेज कर दिया। अगर हम डिवेंचर नहीं चुका पाते हैं पैसा, तो कम दूसरे वाले बंदे के पास क्या राइट है कि वो जो मेरा प्लांट 15 लाख का था उसे रियलाइज करे। रियलाइज का मतलब जानते हैं डिसोल्यूशन में, बेचे और अपने लोन की रिकवरी कर ले। इसे चार्ज बोला जाता है। ठीक है जी। ये चार्ज दो तरह का होता है, फिक्स या फ्लोटिंग चार्ज। अब जरा समझना, जब हम किसी डेफिनेट असेट्स को मॉर्गेज करते हैं अपने डिबेंचर या किसी लोन के बदले में, उसे बोलते हैं फिक्स चार्ज। जैसे प्लांट, मशीनरी, ये हमने क्या कर दिया, मॉर्गेज कर दिया, या लैंड मॉर्गेज कर दिया, इसे कहते हैं फिक्स चार्ज।
अच्छा, कुछ कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो समझदार होते हैं। वो कहेंगे अगर प्लांट एंड मशीन को मॉर्गेज कर देंगे तो परेशानी होगी। वो कहते हैं हम स्पेसिफिक एसेट्स को मॉर्गेज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी एसेट्स को मॉर्गेज कर दिया, अगर दोबारा लोन ले रहे हैं, उस एसेट्स को आप क्या कर सकते हैं, फिर मॉर्गेज नहीं कर सकते। और उस एसेट से रिलेटेड जितने भी आपको डिसीजन लेने होंगे, वो डिसीजन आपको किससे पूछ के लेने होंगे? डिवेंचर होल्डर से पूछ के लेने होंगे। जैसे मान लो आपने क्या कर दिया, अपना एक प्लांट, या मान लो आपने अपना एक ऑफिस मॉर्गेज कर दिया जो कि कमर्शियल स्पेस पे है। अब आपको अगर उसे रेंट पे दोबारा देना है, भैया फिर आप डिवेंचर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, समझ रहे हैं? अगर आपने अपना ऑफिस रेंट का, अपना ऑफिस जो है जो आपने किराए पे देते हैं, वो अपने बैंक में लोन के अगेंस्ट मॉर्गेज कर रखा है, तो कंडीशन होती है उस पर व्हाइट वॉश भी करवाना होगा तो भी बैंक से पूछ के करवाना होगा। ऐसी कंडीशन फंस जाती है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है कि आप क्या करिए, फिक्स चार्ज की जगह क्या कर दीजिए, आप लिख लीजिए पहले क्या लिखा है यहाँ पर। इट इज अ चार्ज विच इज क्रिएटेड ऑन अ स्पेसिफिक डेफिनेट असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एक्सेट्रा। इट इज क्रिएटेड अगेंस्ट दीज असेट्स विच आर हेल्ड बाय कंपनी फॉर द यूज ऑफ ऑपरेशंस, नॉट मेंट फॉर सेल। सेल के लिए नहीं रखी है आपने। पता चला आपने बोला आपको जनरेटर का बिजनेस है, आपको तो जनरेटर बड़ा था, बहुत बड़ा 220 kV का, आपने कहा ये मॉर्गेज रखते हैं, अगले दिन बेच दिया उसे। जो मॉर्गेज कर दिया उसे बेच नहीं सकते हो आप फिर। रीसेल वाला पर्पज नहीं, सिर्फ यूज करने के लिए। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? इट इज अ चार्ज विच इज नॉट क्रिएटेड ऑन एनी स्पेसिफिक असेट्स बट ऑन ऑल असेट्स। आप बोलेंगे 50 करोड़ की मेरी असेट्स जो है वो मॉर्गेज है। 50 करोड़ की कौन सी असेट्स, ये आपकी चॉइस होगी कि ये और ये, चलो ये हमारा। जब मान लो कभी कभी आप इंसॉल्वेंसी की पोजीशन आ जाती है, लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक कहेगा भाई चल मेरा 50 करोड़ दे। हम कहेंगे ये ले लो भैया 50 करोड़ का, ये लैंड है, ये मशीनरी और ये प्लांट है, ले जाओ इन्हें। ऐसा करने से क्या होता है, यू हैव अ फ्रीडम। अगर आपने किसी को फिक्स चार्ज कर दिया, तो दोबारा उसको लोन के अगेंस्ट आप प्लेज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ क्या होता है, अदर वर्ड्स फ्लोटिंग चार्ज इन्वॉल्व्स ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग दोज असाइन्ड टू द secured creditors. A floating charge holder has a preference over an unsecured creditor for settling his or her claims in the event of winding up of the company. इस हिसाब से आपने डिवेंचर बोले थे, ये क्या कैटेगरी थी? सिक्योर्ड थी। सिक्योर्ड में क्या आता है? चार्ज। चार्ज कौन सा आता है, फिक्स और फ्लोटिंग? अंडरस्टैंड नाउ? ये फंडामेंटल वाला चार्ज नहीं है भाई। तो जब भी क्वेश्चन पेपर में कभी चार्ज आ जाए, चार्ज, अगर वो एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है कि फंडामेंटल वाला चार्ज, तभी उसे फंडामेंटल वाला चार्ज मानना है। अदरवाइज ये आप क्या मान के चलेंगे? डिबेंचर वाला चार्ज मान के चलेंगे। होपफुली जो लोग ऑनलाइन बैठे होंगे वो समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत। यस सर। मान लिया जाए आपके पास, आपकी बैलेंस शीट में क्या है, आपकी बैलेंस शीट में 200 करोड़ की एसेट्स है मान लो, ठीक है? भाई सुन रहा है मेरी बात को? मान लिया आपकी बैलेंस शीट में 200 करोड़ की एसेट्स हैं, ठीक है? फिर कहाँ से आ गया? और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आप बोलते हैं उसको, फिक्स या फ्लोटिंग। हाँ जी। ये ये वाली नहीं, इसमें नहीं है। असल में क्या होता है कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स होती है ना, वो ग्रॉस ब्लॉक की फॉर्म में होती हैं। ग्रॉस ब्लॉक की फॉर्म में होती हैं। तो दिखेगा नहीं आपको यहाँ पर। ये दिख रहा है यहाँ पर, एक छोटा सा टर्म लिखा है यहाँ पर, ग्रॉस ब्लॉक। तो बैलेंस शीट दिखेगी नहीं। एनीवे चल हटा देता हूँ इसको, ये नहीं चलेगा काम। अब आपने क्या बोला, जैसे इस बच्चे को लग रहा है कि फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज क्या चीज होती है, इधर बैठ जाओ। इधर
फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी किसी स्पेसिफिक एसेट्स को मॉर्टगेज नहीं करा। आपने 50 करोड़ का लोन लिया, बैंक कहता है 50 करोड़ की एसेट्स मॉर्टगेज करो। आपने कहा भैया ऐसा है, ये मेरी बैलेंस शीट है, साइन करके दे रहा हूँ आपको, और इस बैलेंस शीट के अंदर 50 करोड़ की वैल्यू के क्या चीज, जो एसेट्स होंगी उन्हें आप मॉर्टगेज रख लेना। मतलब कोई स्पेसिफिक एसेट्स नहीं मैं प्लेस कर रहा, फ्लोटिंग कहलाता है। कोई स्पेसिफिक एसेट्स मॉर्टगेज नहीं है, 50 करोड़ की वैल्यू की अगर मैं लोन ना दे पाऊँ, आप मेरी बैलेंस शीट में से 50 करोड़ की कोई भी एसेट्स रियलाइज करके अपना पैसा वसूल लेना, वो फ्लोटिंग चार्ज होता है। फिक्स का मतलब प्लांट है, फिक्स का मतलब मशीनरी है, फिक्स का मतलब लैंड है। हाँ, ये स्पेसिफिक नहीं है। फ्लोटिंग का मतलब स्पेसिफिक नहीं है ये, इसका मतलब ये है। सिक्योर अनसिक्योर्ड डिबेंचर डोंट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट्स, हाउएवर on the company, however a floating charge may be created on these debentures by default. Normally these kind of debentures are not issued in India. Which type of debentures are not issued in India? Unsecured, ये नहीं इशू होते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, या तो हम उन्हें रिडीम कर पाएंगे। अब देखो, यहाँ रिडीमेबल डिबेंचर्स आ गए, है ना, और ये कौन से इरिडीमेबल, जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम या एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड में आप रिडीम कर पाए, रिपेमेंट कर पाए। रिडम्पशन का मतलब है रिपेमेंट, वापस कर देना। लोन ले लिया वापस कर देना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिडीमेबल बोलते हैं। कैसे रिडीम होते हैं, या तो पार पे या प्रीमियम पे। इशू तो पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों पे होगा, लेकिन रिडम्पशन जो है वो कैसे होगा, सिर्फ पार और प्रीमियम पे होगा। अभी मैं समझाऊंगा क्यों होगा। देखो ये रहा रिडम्पशन कैसे होता है, ये आगे लिखा हुआ है, देखो ये रहा, ये बनी है टेबल, ये रहे, दिख रहे हैं, क्रॉस लगा रखे हैं। कैन यू सी दिस, क्या लिखा है ऊपर, इश्यू ऑफ, ये डिबेंचर्स है वैसे, और कैश फ्रॉम द रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये देखो ये रे, रिडम्पशन क्रॉस क्रॉस क्रॉस, रिडम्पशन नहीं है ये। अभी दिखेंगे आपको ये सारे के सारे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो, इसलिए अभी नहीं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टेन्योर रिडीमेबल है और इरिडीमेबल है, ठीक है, ये रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल रहे हैं उसको। तो रिडीमेबल डिबेंचर जो लाइफ टाइम या स्पेसिफाइड पीरियड के बाद हम रिडीम कर पाए, इरिडीमेबल जो होते हैं जिन्हें हम कभी भी रिडीम नहीं कर सकते हैं। इरिडीमेबल डिबेंचर नोन एज क्या, इन्हें एक और बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको, परपीचुअल। याद है ना, परपीचुअल सक्सेशन, कभी खत्म नहीं होने वाला, क्या बोलते हैं इनको, परपीचुअल डिबेंचर्स भी बोलते हैं, perpetual debentures. The company doesn't give any undertaking for the repayment of the money borrowed by issuing such debentures. These debentures are repayable on the winding up of a company or expiry of a long period of time. Perpetual debentures. ये ध्यान रखना, synonyms ध्यान रखने बड़े जरूरी हैं इसके। From the point of view of convertibility, convertible debenture which can be converted into debentures, which can be converted into equity share, preference shares या new category of debentures। नहीं बोला जाता convertible debentures, जिन्हें नहीं कन्वर्ट कर सकते उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, मोस्ट डिबेंचर्स इशूड बाय कंपनीज फॉल इन दिस कैटेगरी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैटेगरी में जाते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर कंपनी बहुत कम इशू करती है, ज्यादातर डिबेंचर इसी कैटेगरी के होते हैं। कानून में ऑप्शन है, कंपनीज एक्ट में ऑप्शन है आपके पास सारा का सारा। ठीक है जी। फिर आई बात हमारी क्या, कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेसिफिक कूपन रेट, ये वो डिबेंचर है जो नॉर्मल जो हम बोल रहे हैं अभी, जिनकी अकाउंटिंग हम करेंगे 8% 10%, उनकी अकाउंटिंग हम करेंगे। ये स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स हैं, ठीक है। ये ये क्या हो सकते हैं, अब ध्यान से सुनना। ये रेट जो है इसका कूपन का, ये फिक्स और फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी होता है, और क्या होता है, टैग्ड विद द बैंक रेट। आपने देखा होगा ना, जब आप होम लोन लेते हैं, या तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो फिक्स रेट से लें या फ्लोटिंग से लें। अब तो बैंक बदमाश हो गए हैं, फिक्स रेट देते ही नहीं है, फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग कैसे मतलब, आरबीआई के जो रेट इशू हैं एसएलआर और सीआरआर के हिसाब से, उसके साथ जैसे मान लो आरबीआई ने अपना एसएलआर अगर बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा, ठीक है, और अगर घटा दिया तो इंटरेस्ट सस्ता हो जाएगा। तो ये बैंक रेट के साथ टैग होते हैं। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट या फिक्स भी हो सकता है। फिक्स, फिक्स मतलब 12% 10% वो तो हो गया, लेकिन अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले हैं तो जो मार्केट में रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से डिबेंचर का रेट बढ़ जाएगा। मार्केट में बढ़ रहा होगा तो बढ़ा होगा, घटा हो तो घटा होगा। आई हैव टेकन अ होम लोन 3 years बैक, पता है क्या इंटरेस्ट रेट था, 6.5। और दूसरा एक छोटा लोन और लिया था जीरो रेनोवेशन का, 6.05। आज क्या रेट है पता है, 9.5। मैंने कितना बोला, मुझे फिक्स रेट पे दे दो। फिक्स रेट में 2% 3% ज्यादा पड़ता है। मैंने कहा 6% था, 8% में दे दो मुझे। कह रहे नहीं नहीं, फिक्स तो देंगे नहीं जी हम, आप फ्लोटिंग ही मिलेगा। 6%, 6.05% पे।
आप 9.5%, अब जाके कुछ दिनों में 8.7। और सरकारी बैंक तो कम भी कर देता रेट, प्राइवेट बैंक तो कम ही नहीं करता। उसके बाद तो जाना पड़ता है, भाई कम करो इससे, तो चार्ज करते रहते हैं ऐसा करके। दिस इज फाइन, फिक्स रेट पता चला। और ये दूसरा वाला क्या आपके पास है, जीरो कूपन रेट, क्या बोले इसको हम लोग, ये रहा। दिस डिबेंचर्स डोंट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी बताया था मैंने आपको। डीप डिस्काउंट बोला था ना, जीरो कूपन रेट। इन पर जो इंटरेस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, नोशनल इंटरेस्ट बोलते हैं। अभी बताया नहीं था एग्जाम्पल में अभी, ये देखो ये वाला, ये वाला नोशनल वाला, ये है वो, इस कैटेगरी के हैं ये वाले। ठीक है। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे डिबेंचर जिनकी लिस्ट ऑफ होल्डर कंपनी अपने पास रखती है अपने हेड ऑफिस में, जिनका नाम एड्रेस पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग द डिबेंचर्स केप्ट इन द रजिस्टर्ड, केप्ट बाय कंपनी, उनको कहते हैं क्या। और इनका ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफर डीड से होता है। जैसे घर के मकान है ना, जैसे मकान है नोएडा में जितने भी घर हैं, वो सब नोएडा अथॉरिटी ने अपने पास क्या रख रखा है, उनका रजिस्ट्रेशन कर रखा है। कहते हैं ना रजिस्ट्री करानी है मुझे घर की। अगर आपको घर बेचना है, मान लिया इसकी, हाँ, हाँ, लावण्य की नानी या नाना या दादी या दादा कहते हैं कि भाई हम अपना घर ना लावण्य के नाम पे करेंगे, तो लावण्य जा तेरे नाम पे कर दिया, बोलने से नहीं होता, वो ट्रांसफर डीड बनती है, बकायदा लिखा जाता है, सरकार को उसको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, जब घर की रजिस्ट्री होती है, ट्रांसफर डीड बनती है, और सरकार उस पे उस घर की वैल्यू का 2%, 3%, अरे भाई अगर 5 करोड़ का घर होगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25-25 लाख तक रजिस्ट्री का चला जाता है, ऐसा चला जाता है। ठीक है जी। लाइक व्हेन आई परचेज द हाउस 3 साल पहले, 16 लाख रुपए रजिस्ट्री का दिया था मैंने, 16 लाख फॉर ट्रांसफर ओनरशिप का, ऐसा करके होता है। जब आप बिल्डर से घर खरीदते हैं पहली बार बना हुआ घर, उस पर रजिस्ट्री के चार्जेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब रीसेल होते हैं घर पे, तब रजिस्ट्री के चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, लेते हैं अथॉरिटी लेता है। क्या मतलब है अथॉरिटी का लेने का, नहीं जी, उनके पास रिकॉर्ड रहेगा। कल को अगर कोई लीगल केस वगैरह फंसेगा, तो आप डॉक्यूमेंट वहां से लेकर अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि आपके नाम पे रजिस्टर्ड है वो, परफेक्ट एविडेंस है वो, आपने ड्यूटी पे करी है उसके लिए। ये रजिस्टर्ड डिबेंचर है। जब इन डिबेंचर को हम बेचेंगे, तो डीड बनेगी, ट्रांसफर डीड रजिस्टर्ड होगी नोटरी से, वो प्रॉपर पक्के कागज बनेंगे। और बेरर डिबेंचर, बेरर डिबेंचर क्या होता है, कुछ नहीं, जिसके हाथ में वो मालिक। अरे किसी के पास, अभी देखिए, मैं दिखा एक चीज दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। अभी आपको देखिएगा बेरर किसे कहते हैं। दिख रहा है किसी को ये, कैन यू सी दिस। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर दिखती नहीं, कोई मुझे दिख जाती तो मैं दिखाता आपको, जैसे ये वाली। हाँ ये रहा, ये रहा, होगा जूम ये, नहीं होगा ना, कौन से वाले में, ये वाले में ना, हाँ। ये देखो जरा, क्या देख पा रहे हो इसको, कैन यू सी दिस। आई प्रोमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज। बेरर कौन, कौन बेरर, जिसके हाथ में वो नोट है, वो बेरर बन गया। तो जैसे मान लो तुम चल रहे हो, ठीक है, मुझे अच्छे से ध्यान है, एक बार बहुत पहले मैं शादरा की तरफ जा रहा था, भीड़ भाड़ में, सब्जी मंडी की तरफ। तो उस समय 500 के नोट नए नए आए थे, तो 500 का नोट एक उड़ता हुआ जा रहा था। तो रिक्शे से एक लेडी उतरी, और रिक्शे वाला भी उतरा। तो जैसे ही लेडी उतरी नोट उठाने के लिए, उससे पहले रिक्शे वाले ने झपट लिया। अरे मेरा, कह रहा मैडम, मेरा कैसे हो गया, बताओ कहाँ से गिरा आपका। अरे ये तो मेरा है। और गरीब को मिलने दो 2 पैसे, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारा। तो अब उसमें नोट नोट थोड़ी लिखा है कि नोट लावण्य का है, या पीयू का है, या सानवी का, या किसी का, या तिवारी जी का, नहीं, ऐसा नहीं लिखा। बेरर मतलब होल्डर, जिसके हाथ में नोट वही मालिक। तो बेरर डिबेंचर कौन सा डिबेंचर होंगे भाई, जिसके हाथ में वो मालिक। रजिस्टर्ड डिबेंचर कौन होंगे, जिसके नाम पे चला गया, जिसके नाम पे चला गया, वो वो होल्डर बनता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का। गॉट इट। बंद हो जा भाई, चलो नहीं होता तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं इसको। ठीक है, इज इट ओके। क्या कहलाएंगे, पेयर डिबेंचर्स है। इनमें कोई किसी का मतलब, जिसके हाथ में वो मालिक है,
कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस इंटरेस्ट कूपन अटैच टू सच डिवेंचर। बोला ना भाई, इनके साथ एक ना रिसिप्ट आती है, ये डिवेंचर है, जिसके पास वो रिसिप्ट होगी डिवेंचर की खरीदने की, वो दिखाएगा कंपनी को और उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन रजिस्टर्ड डिवेंचर में क्या होगा, मेल आईडी होती है, बैंक अकाउंट डिटेल होती है, इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में जाएगा। ये फर्क होता है। ठीक है। जो डिवेंचर में मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं ना, वो ये वाले होते हैं, बेयर डिवेंचर्स। शेयर बेयरर नहीं होते कभी भी, शेयर पे तो नाम लिखा रहता है हमेशा शेयर होल्डर का। ठीक है जी। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स और कैश वाली कैटेगरी लेके चले, अब जरा चलिए जरा हम लोग, हमने कुछ थियोरेटिकल चीजें बोली थी ना पढ़ने के लिए, तो ये सारी की सारी कैटेगरी हमने डिस्कस करी, हमने ये वाला डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ डिबेंचर डिस्कस कर लिया। ठीक। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं, अब ये अगले पार्ट में हम यहाँ चल रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स और कैश क्या क्या देखेंगे, जरा वो देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने एक फ्लो चार्ट, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी। इशू ऑफ डिबेंचर्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो देखिए। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। ये फॉर कैश जो होता है, ये क्या होगा देखिए। ये जो फॉर कैश होगा, ये होगा या तो नॉर्मल या ऑर्डिनरी, नॉर्मल या ऑर्डिनरी होगा, या फिर क्या होगा, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी नॉर्मल और ऑर्डिनरी जो होता है, वो देखिए कैसे होगा, वो आपका इशूड एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, और एट डिस्काउंट हो सकता है, ऐसे करके। ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला, ये भी कैसे होता है, ये भी तीन तरीके से होता है। ये भी इशूड एट पार होगा, इशूड एट पार, एट प्रीमियम, और एट डिस्काउंट, ऐसे करके होगा। ठीक है। लेकिन इनके साथ एक कंडीशन जुड़ती है, वो कंडीशन क्या होती है, रिडीमेबल एट, रिडीमेबल एट होता है। कैसे रिडीमेबल एट, एट पार, एट प्रीमियम, और एट डिस्काउंट। ठीक है जी। ये वाला जो है, ये वाला भी, दिस इज ऑल्सो, ये भी रिडीमेबल एट, इसको मैं बोलूँ तो यहाँ से रिडीमेबल एट पार, एट प्रीमियम, और एट डिस्काउंट होता है, एट डिस्काउंट। ठीक है जी। और यहाँ पर भी हमारे पास रिडीमेबल, रिडीमेबल, तीन पॉसिबिलिटी बताइए आपके सामने, या एट पार पे, एट प्रीमियम पे, और एट डिस्काउंट पे। अब डिस्काउंट की जो पॉसिबिलिटी होती है ना बेटा, वो ये डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी, ये तो हटा दीजिए आप यहाँ से, ये नहीं होगी। तो ये एक फ्लो चार्ट बनता है, ये सब हम पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से। ये वाला
ये तो कौन सा कैटेगरी बनी आपके पास, ये फॉर कैश है। नेक्स्ट बनता है कंसिडरेशन अदर देन, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसे बनता है। इसमें भी दो कैटेगरी बनती है आपके पास। एक बनेगा फॉर एक्वायरिंग एन एसेट, या तो आपने एक एसेट एक्वायर कर ली, और ये बनता है क्या, फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। चाहे आप ये कर लें, अब आप ये इस पे भी और इस पे भी, यहां पर भी, ये जो है एक दो तीन, ये भी एक दो और तीन, ये भी इशूड होता है एट पार पे, एट प्रीमियम पे, और एट डिस्काउंट। इशू तो कर ही सकते हैं डिस्काउंट पे, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, और एट डिस्काउंट पे, ऐसे करके। फॉर एक्वायरिंग एन एसेट, ये कंसिडरेशन अदर देन कैश की कैटेगरीज बनती है, ठीक है जी। इसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक और कैटेगरी, एज अ कोलेटरल, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी में भी दो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर आपके पास। क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं, विदाउट एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री, और ये बनता है विद जर्नल एंट्री, ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी में, ठीक है जी। और इसके अलावा हम बनाते हैं क्या, आ, रुक जाओ एक मिनट। इसके अलावा बनाते हैं हम लोग यहाँ पर इशू डिबेंचर टू प्रमोटर्स को, और इशू डिबेंचर्स टू इसको अंडर राइटर्स को, टू अंडर राइटर्स। तो कुल मिलाकर आपका सिलेबस के जो डायमेंशन है यहाँ है, कैश के लिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, और प्रमोटर्स को, अंडर राइटर्स को। यहाँ नॉर्मल या ऑर्डिनरी तरीके से इशू हो रहे हैं, तो पार प्रीमियम और डिस्काउंट पे, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से पार प्रीमियम डिस्काउंट के बाद फिर रिडम्पशन भी देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, तब हम एंट्री करते हैं। तो सबसे टाइम कंज्यूमिंग पार्ट यही है, बाकी सब बहुत आसान है। दिस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, ठीक है। कंसिडरेशन अदर देन कैश में एसेट्स एक्वायर का, जैसे आपने इशू शेयर में देखा था, बिजनेस एक्वायर करना, पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों, कोलेटरल सिक्योरिटी जर्नल एंट्री के साथ, जर्नल एंट्री के बिना, और प्रोमोटर्स में और अंडर राइटर्स में। और फिर एक टॉपिक बचता है आपके पास क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। वो इस फ्लो चार्ट के अंदर हम नहीं करेंगे, मतलब वो अलग से कर सकते हैं वो, मतलब उसको हम अलग से बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, मतलब एज फार एज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बोलें तो यहाँ ये क्या अलग से बोल रहे हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी दो तरह से बनता है, एक नॉर्मल तरीके से और एक टीडीएस के साथ, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के साथ, वो नहीं है आपके सिलेबस में, ऐसा करके। ये आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों को इसका करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ ले, अगर ये नोट कर ले। अबे डायग्राम बना लो इसको अपनी नोटबुक में। बना लिया तिवारी जी, बना लिया? नहीं, तिवारी जी परेशान है, याद आ रही है किसी की, स्कूल की बहुत याद आती है इनको। इसे नोट कर लें पहले, फिर हम इसको लेके चलते हैं वन बाय वन। आइए आप देखते हैं थोड़ा सा अब, ये फॉर कैश वाला पोर्शन में, ये वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ पहले, ये वाला पोर्शन। इसके लिए हम नोट्स में आगे चलते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, दिख रहा है? क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। इशू ऑफ डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट। एक एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। एक्स लिमिटेड ने इशू किया 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए पार्ट, एट पार, ऑल द मनी ड्यू ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड। और जनरल एंट्रीज बनानी है, मतलब जनरल रिकॉर्ड नेसेसरी, जनरल एंट्री में हर क्वेश्चन में नहीं लिखा, नॉर्मल है। ठीक, अभी इसे लिखने की जरूरत थोड़ी है।
ये तो नोट्स मिलेंगे तुम्हें। अच्छा लिख लो, चलो लिखने का मन कर रहा तो लिख लो। यू गेट द हार्ड कॉपी ऑफ दिस। हाँ, मैं क्वेश्चन करोगी, कैसे करोगी? कर, तुम्हें तो अच्छा कर रखा है। कब? अच्छा, मैंने छुट्टी में कराया था इसे, लेकिन नहीं आए तुम लोग करने के लिए। चलो, पहली एंट्री आपकी बनेगी, यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, 1 शीट का। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको, धीरे धीरे करके, आराम से होने वाले क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। 100 से एंट्री बनती है बैंक डेबिट। बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखते हैं। ऐसा करके लिखना है। बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। 10,000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक डिवेंचर है। ठीक है, 10% डिवेंचर्स हैं, तो क्या लिखेंगे? 10,000 इंटू 100, कितना लिखा जाएगा? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। क्या नरेशन बनेगी? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी मिल रही है ये, मतलब समझ लीजिए सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे ही आ रहा है। ऐसे। अच्छा, फिर अलॉटमेंट क्यों लगाते हैं? याद है इस केस में बताया था मैंने आपको, जब तक अलॉटमेंट शब्द नहीं लगेगा तब तक आप ना तो शेयर को शेयर कैपिटल बोल सकते हो, ना डिबेंचर को डिबेंचर बोल सकते हो। तब तक वो सिर्फ एप्लीकेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं बस, है ना शेयर होल्डर कहलाते हैं ना वो डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और नंबर 2 एंट्री क्या बनेगी आपकी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 10 लाख टू टू क्या बोलेंगे हम लोग? 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ये हमेशा 10,000 इंटू 100 फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 10 लाख। क्या बोलेंगे? 10,000, 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड या इशूड। ऐसा कर सकते हैं। खत्म क्वेश्चन। जरा दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो व्हाट रिजल्ट यू विल गेट? बैंक टू 10% डिबेंचर। इजी हो गया ना? दिस पार्ट इज डन। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, समझ पा रहे हैं इसे, या दिक्कत है कुछ समझने में? बताइए, ऑनलाइन में बैठे बच्चे। इज इट फाइन और नॉट? बेटा रिस्पॉन्ड तो कर लो। नियति, ये बाकी लोग, ऐश्वर्या, नियति। नियति इज नॉट हियर टुडे आई थिंक। हाँ, नहीं है ये वाला। चलिए, अगर आपने ये कर लिया तो दूसरा पार्ट, ये वाला अपने आप करिए। आप सेकंड पार्ट अपने आप करिए। सेकंड कर सकते हैं अपने आप, कोशिश करके देखिए। फर्स्ट अगर कर चुके हैं तो सेकंड करिए अपने आप। हाँ, कैसे करेंगे जरा देखिए। 10% डिबेंचर 120, यानी कि डिबेंचर कितने का था? 100 का था, तो कितने में इशू कर दिया? 120 में इशू कर दिया। तो कैसे बनेगा ये देखिए। इसकी एंट्री बनती है नंबर 2। हाँ सिंपल है। पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट। 10,000 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर की वैल्यू 120, कितना हो जाएगा? 12 लाख। टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 12 लाख का। क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ऐसे करके नंबर 2। ये नंबर 1 पार्ट है, ये क्वेश्चन 2 था। फिर लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विथ 12 लाख। टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10%
डिबेंचर अकाउंट, इट विल बी 10,000। 10,000 ही था ना? 10,000 ही था शायद ना? 10,000 ही है। 10,000 इंटू 100, हमेशा फेस वैल्यू से 10 लाख। कभी भी शेयर कैपिटल अगर मल्टीप्लाई होगा फेस वैल्यू से, परसेंटेज डिवेंचर मल्टीप्लाई होगा फेस वैल्यू से। और टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट विल बी 10,000 इंटू 20 से, कितना? 2 लाख से। क्या नरेशन बनेगी? 10%, 10,000, 10% वर अलॉटेड, ऐसे कर। हो गया, नंबर 2 क्वेश्चन हो गया। क्या परेशानी थी इसमें? कितने लोगों ने कर लिया था ये? कब करा तूने? अभी लिखा लिख के लिखा? ठीक। नंबर 3, नंबर 3 देखिए यहाँ पर। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, ऑल द मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड। हाँ, करो ना, कर लेते हैं इसको कर लेते हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन आप अपने आप करना। चलो देखें जरा। नंबर 3, क्वेश्चन 3, पहली एंट्री, बैंक डेबिट 10,000 डिबेंचर्स। इश्यू प्राइस कितना है? 90। 10% डिस्काउंट हो रहा है ना, इश्यू प्राइस 90 हो गया। कितना लिखेंगे यहाँ पर? 9 लाख। टू, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख। क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 9 लाख। ठीक है, थोड़ा स्पेस देके। टू, 10% डिबेंचर अकाउंट, इट विल बी ऑलवेज 10,000 इंटू फेस वैल्यू। हो जाएगा 10 लाख से हो जाएगा। और अब अब जो वैल्यू लिख रहे हैं हम, क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये बनेगी 10,000 इंटू 10। 10,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1 लाख से। और क्या नरेशन बनेगी? क्या नरेशन बनेगी? 10,000, 10% डिबेंचर्स पर अलॉटेड। लेकिन डिस्काउंट के केस में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। जब भी कभी डिस्काउंट आएगा, एसेंशियली ईयर एंड पे, एसेंशियली ईयर एंड पे आपको क्या करना है? वो एक काम करना है, ईयर एंड। अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, अकाउंट मत लिखना। कितना? 1 लाख। टू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट कितने से? 1 लाख। क्या नरेशन बनेगी? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे एंट्री करते हैं। ये करनी है, एग्जाम में ना बोले तब भी कर लेना। ये क्या है? ये क्या है? इशू ऑफ क्या? ये ऐसे एंट्री करनी है आपने। मेरी राइटिंग तो गंदी है, मैंने थोड़ी बोर्ड में एग्जाम लिखना है कोई। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऐसे एंट्री को करते हैं ये वाली। तो कभी डिस्काउंट आ जाए तो उसको इस तरह से हैंडल करना है। ठीक है जी, लिख लिया सभी ने? कर पाया था कोई इसे?
अच्छा ठीक। ठीक है ओके हाँ। हाँ लास्ट वाली बताई, स्कूल में बताई थी। फिर क्यों नहीं करी? नंबर 4, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 120%. The amount called up per debenture was as follows: obligation, allotment, first call, final call. All the money was duly received. करो एंट्री। क्वेश्चन क्लियर है? कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 डिबेंचर्स हैं। 100 का 120 है। अच्छा ओ, ये थोड़ा सा अमाउंट गड़बड़ा गया। इसमें मुझे करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना बेटा, ये वाला, ये मैं बताता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक इट। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 20, ये 20 होगा। ये जो होगा अमाउंट 30 होगा। ये अमाउंट कितना होगा? 30 होगा। ऐसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान रखना इसको। करेक्शन है क्वेश्चन के अंदर ये वाली, मतलब जब मैं आपको शीट दूंगा तो करेक्टेड दूंगा। 30, 30, 20, 30, 30, ऐसे। ये ध्यान रखना इसका, ठीक है? इस तरह से। हाँ जी। हाँ फ्लो चार्ट ऐसे। ये लो, ये रहा। 10,000 डिबेंचर से 100 का एक था। कितने डिबेंचर्स थे? 10,000 डिबेंचर्स। 10,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट, एट कितना लिखा आप लोगों ने यहाँ पर? कितना लिखा था? एट 120%। ऐसे, एट 120%। ऐसे, एट 120%, ये लिखा है। ये क्वेश्चन है आपके पास। ये रहा। 10,000, 10,000 क्या परसेंट डिबेंचर्स हैं ये? 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 एट 120%। ये आपको करना है, क्वेश्चन सॉल्व करिए इसे, फिर उसको वाइंड अप करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए था इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिए। चलिए, सबसे पहला काम अपना आप लिख लीजिए बाइफरकेशन। बोलिए एप्लीकेशन कितने का? 20। अलॉटमेंट कितने का? 30 + 20। फर्स्ट कॉल कितने की? 30। फाइनल कॉल कितने की? 100 प्लस कितना बोल रहे हैं? 20। कितना हो जाएगा? 20। दिस इज योर बाइफरकेशन, इजी। और उसके बाद तो क्वेश्चन नॉर्मल है भाई, बिल्कुल नॉर्मल। पहली एंट्री क्या करी? बै, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिवेंचर? 10,000। 10,000 इंटू 20, 2 लाख और 2 लाख। ऐसे कर दिया। क्या लिखा? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई बात नहीं। नंबर 2 एंट्री क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख से। टू, क्या करेंगे? 10% डिवेंचर अकाउंट, जो कि कितने से होने वाला है? 2 लाख से ही होगा। क्या लिखेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। हो गया। नंबर 3, क्या करेंगे नंबर 3 में? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से। कितना हो जाएगा? हाँ, 5 लाख। टू, 10% डिवेंचर अकाउंट, ये कितने से होगा? 10,000 इंटू 30 से होगा। कितना? 3 लाख। और टू क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम
अकाउंट 2 लाख से। कैसे निकाला? 10,000 इंटू 20 से कर दिया। क्या बोला? क्या बोला? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू। ठीक है, फिर पैसा लेने की बारी आई। कितना आसान है देखिए। बैंक डेबिट, कोई डिफॉल्टर नहीं, कुछ भी नहीं। 5 लाख टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख से। क्या नरेशन लिखी? डिबेंचर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। ठीक। नंबर 5, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 10,000 इंटू कितना? 30 से कितना होगा? 3 लाख। क्या बनेगा? 10% डिबेंचर अकाउंट कितना? 10,000 इंटू, मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं नीचे, तो सीधा सीधा लिख देना है। कितना? 3 लाख से। क्या नरेशन बनेगी? डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। ठीक। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल कितना? 3 लाख। और कितना? 3 लाख। क्या नरेशन बनेगी? डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। फिनिश। हो गया। कितने लोगों ने यहां तक ठीक करा? सबने। सबने तो नहीं करा वैसे। और फिर उसके बाद लास्ट एंट्री क्या बनती है आपके पास? नंबर 7, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर? 10,000 इंटू 20 कितने से? 2 लाख से। टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट कितने से? 2 लाख से। क्या लिखा? डिबेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8, पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट कितने से? 2 लाख से और 2 लाख से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? डिबेंचर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। फिनिश। खत्म हो गया। दैट्स योर आंसर। कोई है इसने पूरा कराओ? शाबाश। दीजिए भाई, तुमने नहीं करा पूरा? हम्म, हो गया। अब ये जो शीट है अभी मैं आपको नहीं डाल रहा अभी मैं। अभी तो आपके पास ना इशू ऑफ शेयर ही रिवाइज करने के लिए पड़ा, उसे रिवाइज करिए। कुछ बहुत ज्यादा सीखने के लिए नहीं था। ये हमने कंफर्टेबली काम पूरा किया। आज बस इतना ही कर रहे हैं। अगली क्लास में थोड़ा इसे इंटेंसिवली करेंगे। अगली क्लास में यू विल गेट द नोट्स एज वेल। चलिए फिर मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ।